हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। DSSB-PYQ सीरीज जो चलाई जा रही थी बाबू, आज उसका आखिरी दिन है। उम्मीद है कि आपको अब तक के जितने लेक्चर्स, इसको लेकर 25 लेक्चर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि ये जो भी लेक्चर्स रहे हैं ये आपको बहुत सहयोग किए होंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप जब अपनी परीक्षाओं में जाएंगे, ठीक है, अपनी परीक्षा को दे रहे होंगे, उस समय आपको एहसास होगा कि ये 25 लेक्चर्स आपके लिए कितने यूजफुल थे, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रही भी हैं इसमें, ठीक है। बट मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि कहीं से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो पहले एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को पूरी तरह से पहले इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं। मैंने उठाया है 2D, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 2D उठाया है। 3D के कई क्वेश्चंस मैं 1 से 20 तक के जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है स्टूडेंट्स। तो 3D को इसी वजह से मैंने नहीं उठाया। 2D के क्वेश्चंस में उतना नहीं करवा पाया था, इस वजह से मैंने सोचा कि लास्ट में 2D के ही प्रश्न को मैं करवा देता हूं और बहुत अच्छे से ही करवाऊंगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे 2D। तो लेट्स स्टार्ट। चलो आओ आओ, इधर आ जाओ, इधर देखो। यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखो, त्रिभुज को अगर आप देखोगे तो त्रिभुज कई तरह के त्रिभुज होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, फिर समद्विबाहु त्रिभुज होता है। फिर नॉर्मली आप देखें तो जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के भी केस में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आप सोचो, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल को मैं डेल का प्रयोग कर रहा हूं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जानते हो। अब देखो, क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है भाव? 18 दे रखा है। 1/2 बेस कितना दे रखा है भाव? 6 दे रखा है। और h हम लोगों से पूछताछ किया है। तो वैसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो 2 से ये 3 राउंड में और 3 से ये 6 राउंड में, इस तरह से जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा भाव? 6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में रहेगा तो मीटर में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एरर हो गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर हो गया है बाबू, ये गलत हुआ है। ये सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे। इस सारे को जो है आप चेंज कर लीजिएगा, ये सारे के सारे सेंटीमीटर में होंगे और इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, ठीक है, और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनका एक ट्रिपलेट बनता है। समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनका क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आइए हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैं यही में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे देखो 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। सर कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर का जो सम होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 जो 5 के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब है कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं बाबू 5, 12 और 13, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 होता है, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर 5, 12, 13 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और क्या, और देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि मतलब ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, या इसी से आपको मैं एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, पहले उसे देख लो। अगर इस 3 में 2 का गुणा कर लो, इस 4 में 2 का गुणा कर लो और इस 5 में जो है 2 का गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये 6, ये 8 और ये 5 गुणा के 10। अगर आप देखेंगे तो 6, 8, 10 भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी यदि किसी ट्रिपलेट में, यदि किसी फिक्स ट्रिपलेट में, किसी फिक्स ट्रिपलेट में फिक्स नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद जो आएंगे वह भी एक ट्रिपलेट ही होंगे, वह भी क्या होंगे? एक ट्रिपलेट ही होंगे। अब आप कहेंगे सर केवल 2 सही? नहीं भाई, आप अपने मन से कुछ भी, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो रिजल्ट के रूप में आएगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पर अगर मान लो मैं यहां पर भी अगर मैं 2 से करूं, यहां पर भी अगर मैं 2 से करूं तो क्या हो जाएगा? ये 10 और ये क्या हो जाएगा? 12 दूना के 24
और ये क्या हो जाएगा 13 दुना के 26। तो ये 10, 24 और 26 यह भी आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। यह भी आपका क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, हेलो, चलिए बहुत देखिए कॉल आ गया था। देखो तो मैंने क्या बताया, अगर जो भी ट्रिपलेट दे रखा है उस ट्रिपलेट में किसी फिक्स नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे अगर तुम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 9, 12 और 15 यह भी आपका क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा। यह भी आपका क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा। तो ध्यान में रखिए, और ट्रिपलेट जब भी बना तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। जब भी ट्रिपलेट बना आपके दिमाग में आना चाहिए समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, और समकोण त्रिभुज में ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आपको सिखाते हैं। देखो बाबू, इसमें क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5, 12, 13। साफ साफ ट्रिपलेट दिखाई दे दिया, साफ साफ ट्रिपलेट दिखाई दे दिया। और अनुपात ये इस अनुपात में है, और इसका परिमाप कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप बताओ रेशियो में टोटल जो है परिमाप कितना हो रहा है, तो 13, 12 कितना हो जाएगा 25, 5 30 हो जाएगा। तो 30 रेशियो में परिमाप कितना हो रहा है 30, और एक्चुअल में कितना हो जा रहा है 90। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 3 होगा तो इस हिसाब से ये जो रेशियो दे रखी है उस हिसाब से भुजाएं क्या हो जाएंगी, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से कितना हो जाएगा 15, 12 36 और 13 39। तो ये आपका बेस, ये आपका हाइट, और ये आपका हाइपोटेनस। क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत अच्छे से पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना एरिया। तो एरिया बराबर हो गया हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 15, इंटू हाइट कितना दे रखा है 36। 2 से अगर ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। समझ पा रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको तुम 20 मान लो तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। अब फिर 300 में से जो है 30 को घटा दीजिए, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा मैंने ले लिया तो 15 दूना के 30 हो गया। तो 300 में से अगर आप 30 को घटाते हैं तो कितना आएगा 270। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर देखो यहाँ पे मैंने ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश इस वजह से किया, क्योंकि आगे अगर इस तरह से कुछ आ गया तो आपको दिमाग लगाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलो आओ, इसमें थोड़ा सा इरेज हो गया तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पीडीएफ मिल जाना है अब। ठीक है ना, टेलीग्राम जो लिंक है वो आपको बता दिया गया है, आप आराम से जाकर के PCCUIS ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है ना, आप आराम से जाइए, वहां पर जाकर बड़े आराम से जो है ज्वाइन करिए और पीडीएफ पर डे का ले लीजिए, और आराम से अपना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा, अब ध्यान से देखो, एक त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये कर्ण है, सबसे छोटी भुजा मैं मान ले रहा हूं x है, तो इसके दोगुने से 6 अधिक है, इसके दोगुने से कितना अधिक है 6 अधिक है। वहीं जो तीसरी भुजा है वो कर्ण से 2 कम है, कितना कम है 2 कम है। तो ये कर्ण है, तो कर्ण से 2 कम अगर होगा तो कितना हो जाएगा भाव 2x प्लस में 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 6 है, और ये x है। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आप सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये x इक्वल टू 10 होता, x इक्वल टू क्या होता 10 होता, x इक्वल टू अगर ये 10 होता तो ये कितना बनेगा, पहले मैं इससे लिख रहा हूं, ये कितना बनेगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा अगर 10 है तो उसका दोगुने में 6 जोड़ने से 26 आ जाएगा, और उसमें से 2 घटा देने से आपका क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि सर 2x प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो गई 26, और सबसे छोटी भुजा हो गई 10, और 2x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई। ताऊ मैं अब आप सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में एक अच्छी समझ है, इस वजह से मेरे को तुरंत दिख गया। ठीक है, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप क्षेत्रफल पूछा है, और अगर आपको क्षेत्रफल पूछा है तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दे रखा है 10, हाइट कितना दे रखा है भाव 24। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 2 से ये 12 हो जाएगा, और 12 हमें कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज से संबंधित ये जो 3 प्रश्न थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब आइए हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, हाँ एक चीज बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि समबाहु त्रिभुज के रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। यहां पर एरिया बराबर होता है बाबू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। आप ही है ना, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साथ ही में यह भी ध्यान में रखिएगा, अगर सिर्फ हाइट दे रखा है और हाइट देकर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, सिर्फ हाइट दे रखा है और हाइट देकर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो ध्यान में रखिएगा वो होता है h²/√3। ध्यान से सुनिए, अगर भुजा दे रखा है तो भुजा दे रखा है तो वैसे कंडीशन में √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर सिर्फ हाइट दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया तो h² में क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये पहली चीज को ध्यान में रखना है, ये पहला चीज है। दूसरी चीज को आपको क्या ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज का अगर हाइट पूछ दे तो हम क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का अगर हाइट पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये होगा √3/2 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो क्या होती है? √3/2 इंटू भुजा। तो बस समबाहु त्रिभुज के बारे में बस इतनी जानकारी रखिए, जो भी प्रश्न आएंगे आप बड़े आराम से बना लेंगे। मेरा देखो ये जो 21 से लेकर 25 तक के जो लेक्चर्स हैं, इन सब में बस मेरा इतना ही टारगेट था कि मैं जो भी चैप्टर्स उठाऊं उसके ठीक ठाक जो है कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। 1% कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इन चैप्टर्स में तो आप कंफर्टेबल बहुत आराम से, बहुत ही आराम से जो है फील करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होगा ही नहीं, पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर है। लो इसी पे आ गया, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12। इस तरह से करेंगे तो ये 4 3 12, 12 3 36, 36 √3 बनेगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आप इस क्वेश्चन में देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 36 इकाई है। अब आप सोचो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो चारे, देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं। सर मजाक कर रहे हैं क्या? त्रिभुज में तो 3 ही भुजा होती है ना, मजाक नहीं कर रहा। सुनो, तो जो त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं और तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो उसे बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 गुणे भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुणे भुजा हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो 3 इंटू भुजा होता है। 3 इंटू क्या होता है? भुजा होता है। तो इस तरीके से अगर देखिए पेरीमीटर में कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, इंटू 3 इंटू ये क्या है? भुजा है। मैं भुजा बार बार लिखने के बजाय अब मैं ए लिखूंगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12। यानी ए का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 12। यानी भुजा का वैल्यू कितना हो गया? 12। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पुनः वही, ये तो ठीक इसी तरह का प्रश्न हो गया ना। ए बराबर अगर 12 है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वही 36 √3 होगा, ठीक है ना। बस यहां तक मेरे को आपको समझाना था कि कैसे हम लोग ए निकालेंगे। क्लियर है? चलो अब आओ इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना कि केवल अगर ऊंचाई दे रहा है बाबू, केवल ऊंचाई दे दिया और ऊंचाई देकर जो है आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया, तो अगर आपको फार्मूला ये देखो, या तो ये पता रहे या तो ये पता रहे, या तो ये पता रहे या तो ये पता रहे। अगर दोनों पता है तब तो बढ़िया है, ठीक है। दोनों पता है तो इसको मैं तो कहूंगा ऐसे कंडीशन सबसे पहले आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं पता है, चलो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वैसे कंडीशन में जो है आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऐसा इस्तेमाल करने से यहाँ पे हाइट रख देंगे तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, और जब भुजा निकल जाएगा तो एरिया बड़े आराम से निकल जाएगा। समझ पा रहे बाबू? चलो तो अब देखो यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि एरिया के फार्मूले में जब हाइट आए तो वैसे कंडीशन में क्या फार्मूला होता है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सर एरिया बराबर क्या होता है। अभी देखो ये मैंने बताया कि h² होता है। h का वैल्यू कितना दे रखा है? 7√3 का स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा? √3। तो इस तरह से देखोगे तो 7 क्या हो जाएगा? 49। कहीं भी 49 नहीं दिखाई दे रहा, बस एक जगह दिखाई दे रहा है। पूरा साल करने की क्या जरूरत है? समझ पा रहे ना, बस एक जगह दिखाई दे रहा है। आप तो पूरा इसे कैलकुलेट कर ही लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्लाइड पे जो भी 6 प्रश्न थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाबू मैंने जो भी लिया है, बस मेरा एक ही टारगेट है कि 2D के जितने भी फिगर हैं उसमें मैं बहुत अच्छे से सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, ताकि 2D से अगर प्रश्न आ जाए तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत हो ही ना। ठीक है ना स्टूडेंट? तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
चलिए बाबू देखिए, ठीक है ना। अभी भी अब देखो, अब तक मैंने आपको क्या किया, आपको समकोण त्रिभुज समझाया, फिर उसके बाद जो है हमने समबाहु त्रिभुज समझाया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये जो है विषमबाहु त्रिभुज का है। इस तरह से आपका त्रिभुज पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे चतुर्भुज का, ठीक है ना। तो त्रिभुज पूरी तरह से फाइनल, फिर उसके बाद चतुर्भुज, फिर उसके बाद हम वृत्त स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरा 2D समाप्त, ठीक है ना। चलो देखो, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब मैं आपको बता दे रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बातें मैं बता दे रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज को अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर ये ए है, ठीक है ना, बहुत छोटा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, ये ए है, तो ये आपका बी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं आपकी बराबर है, और फिर तीसरी भुजा अलग होती है। तो यही आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है भाव, तो यहाँ पे पेरीमीटर होता है 2a प्लस में b होता है। देखो देखो पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का सम। तो यहाँ पे सारी भुजाओं का जब सम करोगे तो 2a प्लस में b हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे मैं एरिया की बात करूं तो एरिया बाबू होता है 1/4b रूट में 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है ना। ये एरिया होता है किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है, ठीक है ना। और इस रेस्पेक्ट में अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट क्या होता है, तो रूट में 4a स्क्वायर माइनस b अपान में 2। आई थिंक हाइट जो है ये होता है, ठीक है ना। इसे एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पेरीमीटर आपका ये होता है, एरिया आपका ये होता है, और हाइट जो है ये है। मुझे थोड़ा सा हाइट में ही डाउट है, बट वैसे जहां तक मुझे लग रहा है मैंने क्लियर लिखा है, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बस इतनी जानकारी याद रखो, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये बस इतना ध्यान में रखना कि ये जो बी है ये असमान भुजा है, ए और ए यानी ये दोनों जो है वो समान भुजा है, ये और ये दोनों समान भुजा है, और बी किसको दर्शा रहा है, असमान भुजा को दिखा रहा है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परिमाप कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना 91 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 91 बराबर, इसमें और क्या दे रखा है, यदि समान भुजाओं में से एक भुजा का माप जो है 28 है, समान भुजाओं में से एक भुजा यानी ए का वैल्यू दे रखा है, तो 2 इंटू ए कितना है, 28 है। तो आपसे पूछा है असमान भुजा बताइए, तो ये 28 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 और 91 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, तो आप कहेंगे सर 35 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बस इसे ध्यान में रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज पे आपसे जो भी प्रश्न करेगा इन्हीं से इर्द गिर्द करेगा, और कहीं से कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो डिक्टो इसी पे आ गया, एकदम डायरेक्ट आ गया। ऐसे डायरेक्ट ही आने वाले हैं, कितना भी घुमा ले आप परेशान नहीं होंगे, आप बड़े आराम से कर लेंगे। बस ये जो मैंने बताया बस इसे ध्यान में रखे रहो, ठीक है ना। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज एरिया क्या है, तो देखो ये हो जाएगा 1/4। बी क्या होता है भाव, असमान भुजा। असमान भुजा यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। फिर रूट में देखिए ए का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, माइनस में असमान भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो इस तरीके से ये देखो 4 दुना के तो ये 2, और रूट में क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस में 64, मतलब आप देखेंगे तो इसमें 36 होगा। 36 का जब रूट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 दुना के कितना हो जाएगा, 12। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित बातें, ठीक है ना। तो मैंने समकोण त्रिभुज समझा दिया आपको, समबाहु त्रिभुज समझा दिया, समद्विबाहु त्रिभुज समझा दिया। अब विषमबाहु त्रिभुज के केस में देख लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज भी बहुत आसान होता है, बस थोड़ा ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में अगर तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं और फिर आपसे क्वेश्चन कर दे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपने सुना होगा एक सूत्र के बारे में जो मैं लिखने जा रहा हूं। वो क्या है, एरिया बराबर होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर s माइनस सी। ये आपने सुना होगा, जहां s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। और ये जो सूत्र है इसी को बोला जाता है हीरोन फार्मूला। क्या बोला जाता है, हीरोन फार्मूला, मतलब हीरोन सूत्र बोला जाता है, ठीक है ना। हीरोन सूत्र, जिन्होंने ये फार्मूला दिया था उनका नाम हीरोन था, इस उन्हीं के नाम पे पड़ गया था हीरोन सूत्र, ठीक है ना। बस इसे ध्यान में रखिए। s क्या है, सारी भुजाओं के योग का आधा यानी अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है। बस इसे ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। देखो s कैसे निकलेगा सर, तो s बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, 5 3 8, 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 7। तो s का वैल्यू हमें निकल गया।
है ना, एस का वैल्यू निकल गया। अब देखो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखो एस कितना है 7 गुणे एस माइनस ए, ये जो पहला है इसे को हम ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे और इसे सी बोलेंगे, तो एस माइनस ए, तो 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, फिर 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2, फिर 7 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1। समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जिसका पेयर बनता है वही बाहर निकलता है, तो 4 में 2 का पेयर बना मतलब वो निकल जाएगा, और किसी का नहीं बनेगा मतलब 7 और 2 का नहीं बनेगा तो वो अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से 2√14 यही आपका आंसर होना चाहिए, 2√14, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पूरा का पूरा जो त्रिभुज है मैंने अपने तरफ से समाप्त किया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारे के सारे जो है त्रिभुज के प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितना हो सकता है मेंसुरेशन में मैंने उतना करवा दिया। मेरा बस टारगेट था कि मैं आपको जो भी फार्मूले हैं, जो भी कंसेप्ट है उसको मैं सिखा पाऊं। ठीक है ना, थोड़ा वीडियो लेंदी जरूर हो सकता है, थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी समझिए। मैं क्वेश्चन के साथ समझौता क्यों करूं, कंसेप्ट के साथ समझौता क्यों करूं, ठीक है ना। मैं वैसे ही झूठी दिलासा दिलाने के लिए आपके बीच में हम नहीं आए। मेरी बस कोशिश ये है कि हम जितना दे रहे हैं उसी में से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस जाए। ठीक है ना, मैक्सिमम बोले तो मैक्सिमम फंस जाए। अगर इत्तेफाकन 2-4 क्वेश्चन अगर इधर उधर 2-4 नहीं 2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना, 1-2-3 अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गए तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बन जाए। ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाए, खासकर जिन चैप्टर्स को मैंने पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं डिक्टो आपके बन जाए, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज जब आप पेपर देके आइएगा जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, क्या वाकई ये जो 25 लेक्चर्स थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किए कि नहीं किए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें बुरा नहीं लगेगा अगर हेल्प नहीं किया होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है कि हेल्प डेफिनेटली करेगा। कहां से पूछेगा आप ही बताइए ना, यही सिलेबस है ना, कहां से पूछेगा। ठीक है ना, तो वही है। हाँ वही, अगर आप मुझे पहले से जान रहे होते तो आप 20 मतलब जो 1 डे होगा, मतलब 1 डे फर्स्ट डे से ही जो है आपने हमको बताना स्टार्ट किया होता कि सर हमें इन चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है, तो मैं उन्हीं चैप्टर्स पे वीडियो बनाया होता। लेकिन हमें नहीं पता, ना तो आप हमें जानते थे, ना तो हम आपको जानते थे, और ना ही आपने किसी तरह का कोई कमेंट बाद में भी नहीं किया। ठीक है ना, अब ये 21 से 25 तक हम अपने अकॉर्डिंग ही लेके चल रहे हैं ना, पहले रेशियो प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद एसआई, फिर सीआई, और देखो ये आज जो है 2D जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह से मैं सारे लेक्चर्स को अगर कवर करा दिया होता तो मैं लगभग सारे चैप्टर्स को कवर करवा दिया होता। ठीक है ना, अगर सारे के सारे लेक्चर्स में अपने अकॉर्डिंग करवाया होता तो मैं सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करवा दिया होता, और इस तरह से वो कहां से पूछेगा, है ना। लेकिन मेरी कोशिश है कि ठीक है, हमको अभी चूंकि आपके लिए हम भी नए हैं और हमारे लिए आप लोग नए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लंबे समय से स्टूडेंट्स के बीच में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो स्टूडेंट तो हमारे लिए नए नहीं है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, बस आराम से अपना काम करिए। देखिए चतुर्भुज, अब देखो यहां से चतुर्भुज स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, चतुर्भुज आकार के एक भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है और उसके विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः जो है 12 मीटर और 18 मीटर है। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखो ये अगर एक चतुर्भुज है, ध्यान से देखना, ये अगर एक चतुर्भुज है जिसके किसी एक विकर्ण के बारे में हमें जानकारी है, एक विकर्ण के बारे में जानकारी है, इस विकर्ण के विपरीत शीर्ष कौन कौन होंगे, इसके विपरीत, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत ये वाला। ठीक है ना, तो ये एक शीर्ष है और ये एक शीर्ष है। इन शीर्षों से जो है इस पर एक लंब डाला गया है, जिसको अगर मैं बोलूं H1 और इससे इस पे मैं डाल दूं एक लंब, जिसको हम क्या बोलेंगे H2, और ये हमारा है डायगोनल। ये पूरा क्या है, डायगोनल। तो इस तरह से अगर कोई चतुर्भुज दे रखा है और इस चतुर्भुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, एरिया बराबर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल फिर H1 प्लस में H2। बस इसे ही आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे आप कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। मैंने क्या बोला, हाफ इंटू डायगोनल H1 प्लस H2, बस इसे आप ध्यान में रखिए। किसी भी चतुर्भुज, खासकर मतलब इस तरह का जो भी चतुर्भुज रहेगा आप बड़े आराम से जो है निकालेंगे क्षेत्रफल। अब आइए हम लोग करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल, इसमें कितना दे रखा है बाबू 20 मीटर, तो ये 20 हो जाएगा, इंटू H1 कितना दे रखा है बाबू 12, और ये कितना दे रखा है 18। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 से ये कितना हो जाएगा 10, तो 10 गुणे ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा
300, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चतुर्भुज दे रखा हो जिसमें विकर्ण की लंबाई दे रखा हो और अपोजिट जो वर्टिसेस है वहां से उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया हो और वैसे कंडीशन में चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको इसे ही फॉलो करना है, ठीक है ना। चलो अब यहां से स्टार्ट होता है आयत। आयत के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। आयत का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी। और इसका अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल बोले तो विकर्ण, तो विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बस इतना ही तो ध्यान में रखना है आयत के बारे में, और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या दे रखा है बाबू, आयत का परिमाप 70 है और इसका विकर्ण जो है आपको कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल याद करिए। अब देखिए परिमाप हमें कितना दे रखा है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 70। मैं इसे जिस तरह से कराने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। पेरीमीटर, तो ये देखो पेरीमीटर कितना होता है, 2l प्लस बी इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो l प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाव, आप कहेंगे सर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाव, 35 हो जाएगा। वहीं अगर आगे आप देखते हैं तो क्या दे रखा है, इसका विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है, डायगोनल बराबर क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरह से रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। डायगोनल कितना दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बस इसे ध्यान में रखो, ये l प्लस बी का वैल्यू आ गया और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी l इंटू बी क्या होने जा रहा है। तो एक काम करो, ये जो l प्लस बी दे रखा है ना भाव, l प्लस बी बराबर 35 दे रखा है, इसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2lb इक्वल टू 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1225 होता है, 1225। आपको शॉर्ट मेथड वगैरह पता होना चाहिए कि कैसे जो है स्क्वायर वगैरह निकाला जाता है, कैसे रूट निकाला जाता है शॉर्ट में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखें, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है भाव, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें दे रखा है 625 प्लस में ये कितना है 2lb इक्वल टू 1225। यहां तक विजिबल होगा ना नीचे तक। चलिए देखें, ये 625 है, ये 1225 है, तो यहां से 2lb कितना हो जाएगा 600। हमें क्या चाहिए lb, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी। तो जब ये 2 यहां से हटेगा तो ये कट के कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह से आपका जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये स्लाइड पे जो भी क्वेश्चंस थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आयत में ध्यान में रखिए, बस ये जितना बताया इसे अगर आप ध्यान में रखते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और एक्स्ट्रा आएगा हम बता देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर से हम बताएंगे, आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब देखिए बाबू, ये आज से संबंधित जितनी बातें मैंने बताया अब तक बस उसे ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मेरे कराने के कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। आपने हो सके ध्यान कभी दिए हो या नहीं दिए हो, कभी किसी शिक्षक से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, मुझे नहीं पता, बट देखिए हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है l इंटू बी। तो एक काम करो, 3 दुना के क्या हो जाएगा 6, उस 6 से जो है इस क्षेत्रफल में भाग दे दो। तो 6 से अगर तुम भाग दोगे किसमें 150 में, तो कितना आएगा, आप कहोगे 25 आएगा। चूंकि क्षेत्रफल था तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि जब क्षेत्रफल था तो आपको क्या करना है, किया नहीं, क्या करना है, आपको इसका रूट निकाल देना है। क्या करना है, रूट निकाल देना है। तो जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5, इसे बोला जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, ठीक है, मैंने यही कहा कि यहां आयत है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप लंबाई का चौड़ाई से गुणा करिए रेशियो में, तो 3 दुना के 6 हो गया। उस 6 से आप क्षेत्रफल में भाग करिए तो आपका क्या आएगा भाव, 25 आएगा। क्षेत्रफल है तो आपने जब निकाले रेशियो से भाग करे तो कितना आया, 25 आया। और चूंकि क्षेत्रफल है तो आपको क्या करना है कि एक लंबाई तक आने के लिए आपको रूट करना पड़ेगा। एक लंबाई तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 लंबाइयां होती है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, मैंने रूट किया तो आपको 1 रेशियो मिला। फिर से मैं कह रहा हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल में भाग करिए,
और भाग करने के बाद जो आएगा उसका रूट करिए, और रूट करने के बाद जो आएगा उसे एक रेशियो की वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना, उसे एक रेशियो की वैल्यू बोलेंगे। और पुनः ये अगर एक रेशियो की वैल्यू ये है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना होता है, फिर उसका दोगुना करना होता है। तो 3 और 2 5, उसका दोगुना क्या हो जाएगा 10, यानी रेशियो में जो परिमाप होगा वो 10 रेशियो होगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कहीं भी किसी तरह से कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली आप फिर से वीडियो को रिवाइज करिएगा। मैंने एक बार मैं पुनः बोल दे रहा हूं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करिए तो आपका क्षेत्रफल आएगा, लेकिन वो रेशियो में क्षेत्रफल है, रेशियो में क्षेत्रफल है। तो रेशियो में क्षेत्रफल कितना है 6, और एक्चुअल में कितना दे रखा है 150, तो 6 रेशियो बराबर होगा 150 से, 150 के, तो जो आएगा उसको आप रूट करेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू आएगा। 25 आया था, रूट किया, एक रेशियो का वैल्यू आया। परिमाप आपसे पूछा गया, तो परिमाप आयत का क्या होता है, दोनों का योग करके दोगुना कर दो, तो 3 2 5, 5 2 के 10, तो वो 10 रेशियो आया परिमाप में। परिमाप का जो रेशियो आया वो 10 रेशियो आया, एक रेशियो का वैल्यू 5, तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब देखो इस तरह के प्रश्न में यहां देखो लंबाई चौड़ाई का ये अनुपात सेम रखा गया है, 3:2 रखा गया है, और परिमाप कितना पूछ दे रखा है, पूछा है देखो 120 पूछा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, सर दोनों को जोड़ दीजिए और उसका दोगुना कर दीजिए, तो 3 2 5, 5 2 के 10, और यानी रेशियो में जो परिमाप आया वो कितना आया 10, रेशियो में परिमाप कितना आया 10, एक्चुअल में कितना दे रखा है 120, यानी आप कह सकते हैं कि 10 किसके बराबर है 120 के, तो ये कट जाएगा तो आपका क्या आएगा 12। ये जो 12 होगा ये एक रेशियो का वैल्यू है, 12 जो होगा वो क्या होगा एक रेशियो का वैल्यू है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक रेशियो का वैल्यू है, आपसे क्या पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब भी क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल से भुजा तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे थे, मतलब साइड तक पहुंचने के लिए रूट कर रहे थे। तो अगर आपको भुजा से क्षेत्रफल तक पहुंचना है, भुजा से क्षेत्रफल तक पहुंचना है, तो वैसे कंडीशन में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जो भी ये आया है एक रेशियो का वैल्यू, इसका आप क्या कर दीजिए 144 कर दीजिए, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 144 हो गया और फिर आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। तो एक रेशियो का वैल्यू आपने ये कर दिया 144, और 3 गुना की ये क्या हो जाएगा 6, तो इस तरह से 6 चौके 24 हो जाएगा। देखो 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 14 छक्का 84, और 2 कितना होता है 86, यानी 886 नवा उल्टा मैंने कर दिया 86, 864। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर से सुन लो, मैंने क्या बोले, आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, तो 3 2 5 का दोगुना मतलब 10 रेशियो होगा। 10 रेशियो का वैल्यू दे रखा है 120, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। जो भी आया है, अगर क्षेत्रफल याद करना है तो उस एक रेशियो का तुम स्क्वायर कर दो, क्या कर दो एक रेशियो का तुम स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 144। और ये जो रेशियो दे रखा है, चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनका मल्टीप्लाई करना होता है, तो उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना के 6, उस 6 से यहां गुणा करोगे तो आपका ये बनेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों प्रश्न में मैंने टाइम जरूर लिया है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आओ यहां देखो, यहां पे क्या देखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से जो है 15 सेंटीमीटर अधिक है। यदि पार्क का परिमाप 110 है तो पार्क की लंबाई क्या थी। ये तो बहुत सिंपल है भाव, देखो ये जो लंबाई है चौड़ाई से, ठीक है ना, अगर मैं चौड़ाई को क्या मान लू x मान लू, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाव, तो लंबाई दोगुने से ना भाव, कितना दे रखा है उसकी चौड़ाई से, नहीं दोगुना होना कुछ नहीं है, लंबाई जो है चौड़ाई से 15 अधिक है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x + 15। लंबाई चौड़ाई से अगर 15 मीटर या सेंटीमीटर अधिक है, तो वैसे कंडीशन में अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी x + 15। अब आपसे क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया, इसमें दिया है परिमाप, परिमाप दे रखा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 × L+ में b, मतलब यही होता है पेरीमीटर। तो देखो ये 2L कितना दे रखा है भाव, x प्लस में 15 प्लस में b कितना दे रखा है x, और ये p कितना दे रखा है 110। तो यहां से अगर इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 55, और ये देखो ये 2x है, और ये 15 जब उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 40, और 2x बराबर अगर 40 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो आओ यहां देखते हैं, यहां देखते हैं। अच्छा, इस चीज में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा ध्यान में देखिए, ध्यान से मतलब ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना। कई क्लासेस लेने के बाद बाबू जो है ना ऑफलाइन भी क्लासेस में थोड़ा रहना पड़ गया, और सुबह से ही लगातार काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी जबान लड़खड़ा रही है, ठीक है ना। थकावट भी हल्का हल्का फीलिंग आने लगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक है। आज कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखो पहला जो 24वां वीडियो गया है उसमें भी आपने, उसमें तो मैं बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से मैंने वो किया, जो कि आज ही अपलोड हुआ है, ठीक है। और पुनः इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑनलाइन फिर ऑफलाइन फिर ऑनलाइन, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, लेक्चर्स भी प्लान करने होते हैं, ठीक है ना। लेक्चर्स भी प्लान करने होते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज बहुत तगड़ा थकावट हुआ है, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर दे पाऊं, और ताकि आप जो है अपना बेहतर करके आए, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया, ये लेक्चर्स आपको कितना हेल्प करे, ठीक है। आइए यहां देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये एक आयत है, ठीक है, और इसके चारों तरफ x मीटर बाहर से, x मीटर बाहर से अगर तुम रास्ता बना देते हो इस तरह से, अगर तुम इस तरह से x मीटर चौड़ा बाहर से रास्ता बना देते हो, तो वैसे कंडीशन में उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ये इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाऊ। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो आयत है इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, और उसके चारों तरफ हमने जो रास्ता बनाया है x मीटर चौड़ा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखिए उसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 2x l प्लस में b प्लस में 2x होता है, ये होता है। अब वही अगर सर अंदर से रास्ता बन जाए, तो अंदर से अगर आ गया तो बस कुछ करना नहीं है, ये 2x l प्लस b माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2x l प्लस b माइनस 2x हो जाएगा। अंदर से रास्ता बनेगा, तो बाहर से बनेगा तो प्लस 2x, अंदर से बनेगा तो माइनस 2x बनेगा, ठीक है। तो ये आयत के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखना है। अब एक चीज और सर, अगर वर्ग के चारों तरफ होने लगे तो बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, वर्ग में कहीं कुछ नहीं होता है, बस ये l बराबर b हो जाता है। तो l बराबर b हो जाता है, तो अगर ये a है और ये a है तो ये 2a हो जाएगा। तो ये देखो, जब वर्ग रहे और वर्ग के चारों तरफ की बात करें तो a एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2x ब्रैकेट में 2a प्लस में 2x, समझ में आ रहा है। फिर से 2x ब्रैकेट में 2a प्लस में 2x, और यहां अगर अंदर से बात करेगा तो 2x ब्रैकेट में 2a माइनस 2x हो जाएगा। तो वर्ग के चारों तरफ बाहर से रहे तो ध्यान में रखना है, l बराबर b हम रख देंगे, तो यहां पर 2a प्लस में 2x हो जाएगा, और यहां पे 2a माइनस में 2x हो जाएगा अंदर जब रहेगा, तो ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये इस क्वेश्चन का वो नहीं है, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट में रखिएगा, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। चलिए एक चीज देखना भाव, ठीक है ना, यहाँ पे बैठे लोग हमें इन्फॉर्म किए, ठीक है। मैं ये देखा नहीं कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, लंबाई पूछा हुआ है, मेरे को लगा कि x का वैल्यू पूछा हुआ है, यानी चौड़ाई पूछा हुआ है। यहाँ पे लंबाई पूछा है, अगर देखो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जो आया था वो 20 आया था, x का वैल्यू कितना आया था, 20 आया था। तो अगर x बराबर 20 होगा तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे मैंने जहां तक समझाया था उसके बाद आपका दिमाग तो काम कर ही गया होगा, और आप पकड़ भी लिए होंगे कि सर ने कहां गलती किया, ठीक है ना। यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में वो होता है, फायदा और नुकसान। वैसे भी हम लोग लाइव नहीं है, नहीं तो लाइव रहते तो आप भी जो है जरूर कमेंट करके बताया होते कि सर देखिए यहाँ पे ये पूछा था और आप जो है नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो मैंने कंसेप्ट समझाया वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू पता चल गया तो लेंथ बताने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसको जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको कर ही लेते हैं। अब देखो इतना मीटर और इतना मीटर, आयताकार क्षेत्र के बाहर इतने मीटर समान चौड़ाई का एक पथ बनाया जाता है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक आयताकार क्षेत्र है, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 35 मीटर है। लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 35 मीटर है, और उसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया जा रहा है। चारों तरफ बाहर से, देखो साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बाहर से कि अंदर से, तो बाहर से जो है 2.5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो वही क्वेश्चन है, देखो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखो एक्स का वैल्यू वही होता है कितना चौड़ा, कितना बाहर से चौड़ा है, कितना अंदर से चौड़ा है, तो ये हो जाएगा 2.5। एल कितना दे रखा है सर,
45 दे रखा है। फिर बी कितना दे रखा है सर? 35 दे रखा है। और प्लस में 2 इंटू 2.5। चलो यहां से देखोगे तो 2.5 दूना का कितना होता है? 5। और ये 35 सॉरी ये 45 और 35 अगर देखोगे तो ये 80 हो जाएगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरह से देखोगे तो ये 5/40 400 प्लस में ये कितना हो गया? 25। 425 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ। बस देखो अगर ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता रहेगा आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, आपका थोड़ा सा दिमाग काम करेगा तो बिल्कुल जो है ये कैसे बनता है, जिस बच्चे ने कभी ये सारी चीजें देखा हो कैसे बनता है वो डेफिनेटली कर लेगा। लेकिन पेपर में आपको भी पता है कि समय बहुत लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड टाइम के लिए ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो अब मैंने पूरा आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर ही मैंने काम करे, ठीक है, कि समय कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, किस क्या क्या तरीके होने चाहिए क्या तरीके नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने देने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में, खासकर मैथ्स को लेकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो यहां पर बाबू आपका आयत समाप्त हुआ, चतुर्भुज जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग। वर्ग में कुछ दिक्कत नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ये तो हमें बिना बताए जो आप कर सकते हैं। देखो यदि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, मैं ये लिख रहा हूं, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू ए, मतलब भुजा 4 गुणे भुजा, और एरिया क्या होता है बाबू, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और यहां अगर डायगोनल बाबू आपसे पूछ ले तब आप क्या बताएंगे, आई थिंक डायगोनल जो होता है √2 इंटू ए होता है, बस दैट्स इट। वर्ग के बारे में बस इतनी जानकारी रखो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चलो आओ, तो देखो यहाँ पे 4a बराबर p, तो 4 इंटू ए, पेरीमीटर में कितना देखा है बाबू 64, तो a बराबर कितना हो जाएगा 16। आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है a का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है ना? उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। चलो ये इस तरह के प्रश्नों को आप स्वयं उड़ा सकते हैं। देखिए एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये भुजा वाले हैं वो, वर्ग के आकार में है, ठीक है, और इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? अब ध्यान से समझिए, अगर कोई तार है, ठीक है ना, अगर कोई तार है, ठीक है, अगर कोई तार है, जैसे ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये चार्जर का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो इससे वर्ग बनाया गया है, इससे वर्ग बनाया गया है, एक सिंपली पहले ध्यान में रखो, अगर ये मान लो कि 5 मीटर का है, अगर ये 5 मीटर का है, तो इससे अगर मैं एक सर्कल बना दूंगा, इससे अगर मैं एक सर्कल बना दूंगा, तो क्या उस सर्कल की लंबाई जो है 5 मीटर से बढ़ जाएगी या 5 मीटर से घट जाएगी? नहीं सर, वही होगा। मतलब जो इस तार की लंबाई थी वही लंबाई वृत्त की परिधि में बदल गई। यानी जब भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी एक आकृति को दूसरे आकृति में मोड़कर बनाया जाएगा तो उस दौरान जो है परिधि हो या परिमाप हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है कि एक तार 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में, तार किस आकार में है, वर्ग के आकार में, तो जो वर्ग है उसका जो परिमाप है वो क्या होगा, ये आपके दिमाग में आ रहा है। चलो इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, यानी वर्ग का जो परिमाप है वही वृत्त की परिधि बनेगा। मैंने क्या बोले कि जब एक आकृति को दूसरे आकृति में मोड़कर परिवर्तित किया जाएगा तो उस दौरान क्या होगा बाबू, उस दौरान आपका परिधि यानी परिमाप बराबर होगा। तो यहां आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप और वृत्त की जो परिधि होगी वो बराबर होगी। तो यहां से ध्यान से देख लो, यहां पे वर्ग का परिमाप बराबर होगा वृत्त की परिधि। अब ध्यान से देखो, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुणे ए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 11, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। तो यहां देखो ये 44 है और ये क्या हो गया 2 इंटू 22 अपान में 7 इंटू आर। ये देखो 22 गुना के 44 कैंसर, r इधर आ जाएगा तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्लाइड के भी जितने क्वेश्चंस थे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुए होंगे। ये तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा अच्छे से क्वेश्चंस को जल्दी में करने में। ठीक है ना? अदरवाइज आप जो अपना ट्रेडिशनल मेथड जानते हैं उससे आप करते रहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट मेथड पे क्वेश्चंस पे चलिए बाबू देखिए,
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, चतुर्भुज के अंदर अगर विकर्ण दे रखा है और उसके अपोजिट वर्टिसेस से अगर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है उस विकर्ण पे, तो वैसे कंडीशन में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि आयत से संबंधित क्षेत्रफल कैसे निकालना है, फिर वर्ग से संबंधित कैसे क्षेत्रफल निकालना है, वो सारी चीजें हमने करवा दिया है। अब हम लोग सीखेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और फिर हम लोग सीखेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एरर है क्या? चलिए देखो आप समांतर चतुर्भुज का, अब देखो समांतर चतुर्भुज के केस में जो एरिया होता है बस ध्यान में रखना, बेस इंटू हाइट होता है। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम लोग करेंगे, यहां दे रखा है कि जो आधार है वो ऊंचाई का दोगुना है, यानी बेस और हाइट का जो रेशियो है वो कितना है, ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 2, क्योंकि आधार है बेस का क्या है, दोगुना है। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 338। कितना दे रखा है, 338। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बेस इंटू हाइट, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। उस 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भाग करेंगे। क्यों सर, क्योंकि देख रहे हो रेशियो में एरिया कितना आ रहा है समांतर चतुर्भुज का, 2 आ रहा है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, 338 दे रखा है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 338 हो गया। तो आप इससे भाग करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा। ये आपका आएगा जब 2 रेशियो बराबर के हैं 338 से। लेकिन याद रखें जब भी क्षेत्रफल हो तो एक रेशियो पहुंचने के लिए आपको रूट करना पड़ेगा, यही चीज मैं आपको आज से सिखाते आ रहा हूं। तो ये जब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, और ये जो 13 है ये एक रेशियो की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एक रेशियो की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो इसकी ऊंचाई क्या है, तो एक रेशियो का वैल्यू 13 है, तो ऊंचाई भी एक रेशियो पूछा है, मतलब ऊंचाई क्या होगी 13 होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलो आओ यहां देखो, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही बाद दिमाग में एक चीज जरूर आ गया, क्या क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है और 13 दिखाई दे रहा है। आपको तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए आपका कि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यह एक ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं, और यह एक ट्रिपलेट बना रहा है। तो वैसे कंडीशन में वह चतुर्भुज क्या होगा, वह चतुर्भुज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर वह चतुर्भुज एक्चुअल में आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत, जिसका विकर्ण हमें दे रखा है 13 का, फिर इसका ये कितना दे रखा है, ये 12 का, और ये कितना दे रखा है 5 का। तो अब आप सोचो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तुम निकाल लोगे तो इसी का दुगुना कर दो, तो वैसे कंडीशन में पूरा का पूरा चतुर्भुज निकल जाएगा। तो आप देखो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया, तो संपूर्ण त्रिभुज हो गया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, कितना होता है हाइट, तो 2 6 का, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा 30 ही होगा। इस तरह से पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का 30 तो इस त्रिभुज का 30, तो इस तरह से पूरे चतुर्भुज का कितना हो जाएगा 60। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलो अब आओ यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज में बस यही है और कहीं कुछ नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। अब देखो समचतुर्भुज के केस में हम लोग बात करते हैं। समचतुर्भुज के केस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाऊ इसका जो एरिया होता है मैं आपको बता दूं, इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 क्या है डायगोनल ए, d2 क्या है डायगोनल 2, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2। बस यही आप ध्यान में रखिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 यानी 8.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो वैसे कंडीशन में देखो एरिया क्या हो जाएगी, तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 10, डायगोनल 2 कितना है 8.2। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर देखो 10 से 8.2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 82, और 82 का
आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 41। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है ना। चलो अब आओ यहां पे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि समचतुर्भुज का परिमाप यहां पे दे रखा है, परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब आइए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। समचतुर्भुज क्या होता है आपको पता भी है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये सारी की सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री के कोण पे क्या करते हैं, कट करते हैं। और न सिर्फ कट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको मैं 3 से दिखा रहा हूं, इसके बराबर होगा। ठीक है ना। ये चीज बस ध्यान में रखिएगा समचतुर्भुज के रेस्पेक्ट में। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सोचो आपको पता चल गया कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं चारों की चारों जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 इंटू 8। पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 52। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 8। तो ए का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा 13। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है ना, इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, ये समझाना पड़ता है ना। अदरवाइज जो जितना मैं स्पेस रखता हूं ना उतने में ही क्वेश्चन होने चाहिए, उससे ज्यादा ले रहे हो मतलब आपको तरीके अच्छे से नहीं पते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं तो आपको ये बनाकर सिखाना पड़ रहा है ना, अदरवाइज हम तो बनाते भी नहीं। ठीक है ना। अभी आप ध्यान से देखिए, तो ये देखो और ये देखो, इसमें क्या बोला गया है कि एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप जो है कितना दे रखा है। चलो मैं तुमको दिखाता हूं। इस विकर्ण को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ेगी। देखो ये आपका 13 है, यह भी आपका 13 है, यह भी आपका 13 है और यह भी आपका 13 है। 52 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है और मैंने बताया कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यहां पर। तो अगर एक विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, मैं मान ले रहा हूं कि यही 10 सेंटीमीटर का है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा तो इधर ये 5 होगा और इधर ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज को थोड़ा सा फोकस कर लो भाव, इस त्रिभुज को थोड़ा सा फोकस कर लो भाव, इस त्रिभुज को थोड़ा सा फोकस करो तो आपको नहीं लग रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो अगर ये 13 है और ये 5 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 12। ट्रिपलेट पढ़ के आए है कि नहीं। और अगर इतना 12 होगा तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से ये जो दूसरा विकर्ण बन के आया वो कितना हो गया 24 हो गया। सर दूसरा विकर्ण निकालने की क्या जरूरत है भाव, अभी तो मैं बताया हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों डायगोनल का होना जरूरी है। ठीक है ना। चलो तो वैसे कंडीशन में एरिया बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1। डायगोनल 1 कितना है 10, डायगोनल 2 कितना है 24। तो इस तरह से अगर इसको करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 धाम में कितना हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको समचतुर्भुज भी पढ़ा दिया। जो फार्मूले हैं बस उन्हें ध्यान में रखिए, कहीं से किसी तरह से कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, आओ समलंब चतुर्भुज के केस में बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज के केस में बस एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसका क्या फार्मूला होता है। देखो समलंब चतुर्भुज कैसा बनता है आपको पता होना चाहिए, मैं यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं। कुछ ऐसा बनता है जिसमें दो भुजाएं तो क्या होती हैं समांतर होती हैं और बाकी जो दो भुजाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है समांतर है, पैरेलल है। ठीक है ना। और इसमें इसे बोला जाता है हाइट, इसे क्या बोला जाता है हाइट। ठीक है। तो अगर ये समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं आमने सामने की क्या है समांतर है और ये क्या है हाइट है। इस तरह से यहां पर जो एरिया होता है बाबू वो क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये P1 प्लस में P2 पैरेलल साइड यानी समांतर भुजाओं का योग गुणे के क्या होता है हाइट होता है। बस इतना ध्यान में रखो, इस तरह के प्रश्न बड़े आराम से हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल एरिया हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 172 0
और ये हाफ इंटू, देखो इसमें से क्या, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 48 है। तो अगर एक 48 है तो दूसरे को मैं P2 मान ले रहा हूं और हाइट हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। तो अगर इससे तुम इसको कट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 20, जीरो से ये जीरो हो जाएगा, 2 से अगर इसको कट करते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा और इधर कितना होगा 48 प्लस में P2। ठीक है, अब एक काम करिए 86 में से 48 को आप घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखो 16 में से 8 गया, 8 सिर्फ 8 एक जगह दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा आप मत सॉल्व करिए। चलो, तो उम्मीद कर रहे हैं इस तरह से, देखो इस तरह से हमने पूरा का पूरा चतुर्भुज और चतुर्भुज के पूरे टाइप्स मैंने कवर कर दिए। चतुर्भुज का, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फिर आयत का कैसे निकालते हैं, वर्ग का कैसे निकालते हैं, समलंब चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं, समांतर का कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद सम चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया। तो अभी तक हमने पूरा त्रिभुज कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं करने वृत्त को, और इस तरह से पूरा का पूरा आपका 2D समाप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग इसको करते हैं। वृत्त की परिधि हमें दे रखा है और फिर जिसका क्षेत्रफल जो है हमें दे रखा है। अब सही बता, मेरा अगर अपना स्टूडेंट है जो हमसे मतलब कभी पढ़ा है, वो डायरेक्ट जो है इसका आंसर बता सकता है कि सर इसकी परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, क्योंकि मैं बच्चों को इसका कुछ तरीका मैं बताता हूँ, मतलब याद कर लेते हैं वो। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए परिधि पूछा गया और क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 154 बराबर ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये है ना। अब देखो 22 छक्का 132, 22 साते ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 इधर आ गया, मतलब 7 गुणे 7 हो गया, और आर का स्क्वायर इधर आएगा तो इसको रूट में डालेगा, तो इस तरह से आर का वैल्यू कितना हो गया 7। आर का वैल्यू अगर 7 हो गया तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 अपान में 7 इंटू आर कितना रखा है ये, तो ये कैंसिल हो गया और 22 गुना के कितना हो जाएगा भाव 44। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्लाइड पे जितने भी क्वेश्चंस थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं से किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो बस एक स्लाइड और इसके बाद कंप्लीट। मैं मान रहा हूं भाव कि लेक्चर से लंबा जरूर हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा कोई नहीं होता है लॉलीपॉप देना कि आइए एक ही वीडियो में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, ये सब करना मेरे को नहीं आता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमसे नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, बस मेरा ये अभी तो मुझे यही एक लेक्चर्स में मैं बहुत सारी चीजों को मतलब खारिज किया हूं कि नहीं ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो एकदम लग रहा है कि नहीं यहां से बच्चे को कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से बन जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने रखे हुए हैं ताकि आपका रिवीजन भी अच्छा से हो जाए, कंसेप्ट भी क्लियर अच्छे से हो जाए और क्वेश्चंस भी आपके ठीक ठाक फंस जाए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस वीडियो के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इस वीडियो के बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इस वीडियो से संबंधित अगर मतलब इस 2D में जितना मैंने पढ़ाया है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ गया, अगर 2D का आ गया तो डेफिनेटली आप, मुझे जहां तक गारंटी है कि आप 95 to 98% पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 110% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95 to 98% गारंटी है। अब 110% क्यों नहीं कह सकते, इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी आप किस मना स्थिति में है, आप कौन सी स्थिति में अभी हैं। ठीक है, आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो हाँ, जितना मैंने बताया बस उसको ध्यान में रखते हुए बस कैलकुलेशन सही से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेशर में कैलकुलेशन ही गड़बड़ होता है, और प्रेशर में अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो फार्मूला धरे धरे रह गया, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बाबू देखिए ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है ना, आपकी भी हालत खराब हो गई होगी और मेरी तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपकी 1 घंटे में मेरा पूरा दिन भर आज, ठीक है ना, पूरा दिन भर। खैर छोड़ो, आओ पहले देखते हैं इस प्रश्न को। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः जो है 264 और ये 308 मीटर है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में कितना अंतर होगा। अब देखो आप नॉर्मली जो बनाते हो उस तरीके से बना लीजिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो बड़ा वृत्त रहेगा तो वैसे कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर का स्क्वायर होगा, और जो छोटा वृत्त होगा वैसे कंडीशन में पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना कुछ, मतलब अगर आप देखेंगे तो दोनों में पाई क्या होगा कॉमन होगा,
और पाई में छुपा हुआ है 22 और 22 में छुपा हुआ है 11, यानी हमारा आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। हमारा आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। अब आइए 11 का मतलब 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। अगर 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 11 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अगर इसमें 11 छुपा हुआ है तो 11 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है ना। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। अगर यहां से देखेंगे तो 2 और ये 2 0 हो गया, ये हो सकता है। यहां अगर देखेंगे तो 2 और 1 3 और ये 0 हो गया, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। यहां क्या होगा 9 और 1 10 और ये 8 और 0, ये भी नहीं होगा। फिर ये देखिए 9 1 10 और ये क्या होगा 9, ये भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो आप बड़े आराम से जो है इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो बेसिक तरीका आता है उस तरीके को कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप मतलब बेसिक तरीका जानते कि नहीं, बट हाँ मैं तो कहूंगा कि पेपर में आपको अगर मौका मिले, अगर इस तरह से बैठ जा रही है चीजें तो क्यों ना हम करें, है कि ना, क्यों ना हम करें, ठीक है। पेपर में हमें यही तो करना है ना कि कितने से कितना ज्यादा से ज्यादा कम समय में जो है हम क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, यही तो टारगेट है ना। चलिए, और आपके एग्जाम में तो बिल्कुल है। चलो देखो, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 500 बार घूमता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आप थोड़ा सोचो ना, अगर एक पहिया है तो एक पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा, एक पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। एक पहिया एक चक्कर में उतना ही दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि होगी। चलो बस इसका ध्यान में रखना। मेरे पास वैसा कुछ है नहीं तो मैं आपको समझाता, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए आइए देखिए, हाँ बस इसका ध्यान में रखो, एक चक्कर में उतना ही तय करेगा जितना कि उसकी परिधि होगी। हाँ देखो ये मेरे पास है अभी, ठीक है ना। मैं तुमको यहां पे करके दिखा रहा हूं, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां से अगर यहां से मैं चलाना स्टार्ट करूंगा इस तरह से, तो देखना ये कहां गया जी, ऐसे, या मतलब यहां से लेकर देखो यहां तक बढ़ा है ना, तो वो कितना, अब यहां से लेकर यहां तक जो बढ़ा है वो अपनी परिधि के बराबर ही बढ़ा है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, अब उस दौरान इसने एक चक्कर मारे हैं, तो एक चक्कर में ये उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी की इसकी परिधि होगी। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक चक्कर में, ध्यान से सुनो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई दूरी कितनी होगी, 2πr के बराबर, इसकी परिधि के बराबर। अब ध्यान से देखो, इस तरह से एक चक्कर में तो इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना करेगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 गुणे 2πr, और इसको कैलकुलेट करके उसने ऑलरेडी दे रखा है कितना, 44 किलोमीटर। तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं 44 किलोमीटर, क्योंकि इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 44,000 हो जाएगा। क्यों सर आपने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो सारे आंसर मीटर में, ठीक है। अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम देखोगे 1020 कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, 22 है और ये 2 है, तो 22 गुना के कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पे बचा 10, लेकिन यहाँ पे अभी 7 बचा हुआ है, ध्यान में रखना, यहाँ नीचे 7 बचा हुआ है। अब देखो 5 से जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब ये 7 जो नीचे था उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियस कितना आएगा, 14 मीटर आएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बस ध्यान में रखिए, मेरे को बस इतना बताना था कि 500 गुणे 2πr इक्वल टू 44,000, बस इतना मुझे बताना था। आगे का कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। हमको मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोण बराबर होता है चाप बटे के त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे के त्रिज्या। बस इतना ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो कोण होता है ये रेडियन में होता है, ये किस में होता है, रेडियन में होता है। तो यहां पे चूंकि जो कोण दे रखा है वो हमें किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो 60 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि पाई बटा के 3 होता है। चाप हम लोगों से पूछा है, ठीक है ना, चाप को जो है मैं इस तरह से लिख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं ऐसे लिख रहा हूं, और त्रिज्या में कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, दैट्स इट। बस इससे कैलकुलेट करिए, आपका आंसर बनेगा। चलो देखो मैं दिखाता हूं, ये 3 से अगर इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और पाई का मतलब क्या होता है,
22/7, 22/7 गुणे 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 7 दुना के 14, 22 दुना के 44। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको 26 भी समझ में आए होंगे और ये 24, 25 पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। आज का और इस पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का और इस पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है 36 डिग्री और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। याद रखना, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसे ध्यान में रखो, आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ये जो थीटा होता है ये डिग्री में ही होता है। ये कितना दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। भाव कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। और ये कितना दे रखा है, कोण कितना दे रखा है 36 और नीचे कितना है 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। हम लोगों से आर का स्क्वायर पूछा है। ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर यहां देखिएगा ध्यान से, 36 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 22 से अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 के 88 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 22 के 88 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों को जो है इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 10 गुणे 7 बराबर क्या हुआ आर स्क्वायर हुआ। अब देखो, सिर्फ ये आर स्क्वायर है, इधर जब आएगा तो ये रूट में ले लेगा 4 को 10 को 7 को और इस तरह से ये आर बना। अब देखो, इसमें कोई पेयर नहीं है, इसमें कोई पेयर नहीं है, इसमें पेयर है, तो ये क्या निकाल देगा बाबू आर इक्वल टू, ये 4 बाहर निकलेगा 2 के रूप में और रूट में क्या हो जाएगा 10 7 70। तो इस तरह से 2√70। ठीक है ना, 2√70 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के जो भी प्रश्न थे आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। और बाबू, मैंने अपने स्तर पे पूरा अपना, जैसा मैंने आपसे वादा करा था, ठीक है, कि मैं 25 लेक्चर्स दूंगा और वो सारे के सारे 25 लेक्चर्स मैंने दिए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का और हमारे यहाँ जो हमारी छोटी सी एक टेक्निकल टीम बैठी है उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो है बहुत कोऑपरेट किया, बहुत सहयोग किया। अगर ये नहीं रहे होते तो मैं कुछ नहीं कर पाया होता। ठीक है, मेरे बस की बात नहीं थी कि हम आपको जो ये 25 लेक्चर्स समय से अच्छे तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है, कुछ जगहों पे कुछ एरर्स हुए हैं बट वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाव। ठीक है, हम लोग भी इंसान है, थोड़े बहुत इधर उधर एरर्स हुए हैं, कुछ टेक्निकली एरर हुआ, कुछ थोड़े मेरे से भी कुछ कभी थकावट इतना तगड़ा हो जाता था भाव कि लेक्चर्स को प्लान करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि अब मैं न सिर्फ ऑनलाइन आपको टीच कर रहा हूं, मेरे को ऑफलाइन में बहुत लंबे लंबे समय तक जो है हम क्लासेस लेते हैं, तो इस वजह से व्यस्तता बढ़ जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो है इन 25 लेक्चर्स को बड़े ईमानदारी से बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब मैं इंतजार करूंगा कि जिन बच्चों का 26 को पेपर है, जिन बच्चों का 31 को पेपर है, जिन बच्चों का जो है 4 को पेपर है और शायद किसी एक दिन और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी जरूर बताइएगा अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करें और इनसे कुछ बेनिफिट आपको हुआ तो डेफिनेटली मैं इंतजार करूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर्स आपको कितना हेल्प किए। ठीक है, और कुछ नहीं कहेंगे, बस यही चाहेंगे कि बाबू आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए एक बार जरूर नंबर जो है आपका होगा, एक बार जरूर कॉल करके बताइएगा कि ये 25 लेक्चर्स वाकई आपको किस तरह से हेल्प करे थे। अगर इसने हेल्प करे थे तो जरूर आपको कमेंट करके ही नहीं, जिस दिन आप सिलेक्शन लेंगे आपको कॉल करके भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं। आप सभी को, आप सभी की परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से दीजिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने जो भी तरीके सीखे हैं उस तरीके को आराम से फॉलो करिएगा। पेपर में देखिए सर्वाधिक दिक्कतें यही होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है आप प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में क्यों आना है? ठीक है, आराम से शांति से जो भी प्रश्न है उन्हें धैर्यता के साथ आराम से करिए, कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पहले से ही माइंड में होना चाहिए कि घबराएंगे तब भी हमारा बेकार होगा। तो इससे बढ़िया हम काहे को घबराएं? ठीक है ना, काहे को घबराएं? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आराम से, बड़े शांति से अपने पेपर को दीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उतना सफिशियंट है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अदर बैच में, किसी अदर देखते हैं कोई और सीरीज आता है उस सीरीज में मिलते हैं, किसी और बैच में मिलते हैं। अन्यथा ये सारी सीरीज, चूंकि एक सीरीज कंप्लीट हो रहा है,
इस पेपर के बाद भी अगर आप कहेंगे तो अगर आप कंप्लीट मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, हम कंप्लीट मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।